हरिवंश, आप सभी भावी अध्यापकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी का जो लेवल 1 है, लेवल 1 में मेजर टेस्ट 1। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है आज जो है हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे ताकि आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिखता रहे। सबसे पहला सवाल है, दीर्घ काल तक हवा के एक ही दिशा में चलने पर उसके समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? तो समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप नहीं कहते, अनुदैर्ध्य, सब्र काफी। तो ये जो अनुप्रस्थ है इसको समकोण पे कहते हैं। जो सीधी हवा के एक दिशा में ही जो बनते हैं, हवा के साथ बनते हैं, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, सब्र काफी जो है झाड़ी के पास बनते हैं, उनको बोलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश स्थित पहाड़ी नहीं है, इनमें से कौन सा मेवाड़ में स्थित नहीं है इनमें से? ठीक है, तो दूसरे का क्या यहाँ पे आंसर रहने वाला है? सायरा, काटड़ा, ऋषभदेव और सिराबास। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सिराबास। ठीक है ना, तो ये उत्तरी अरावली में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे छोटी भू आकृति, इनमें से सबसे छोटी भू आकृति कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है डग गंगाधर का उच्च क्षेत्र, झालावाड़ का पठार, शाहबाद का उच्च स्थल, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ। तो तीसरे का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, डग गंगाधर उच्च क्षेत्र। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, राजस्थान स्थित पूर्वी मैदानी के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है? तो आपको ये बताना इनमें से कौन सा गलत है। इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार है, किसकी? पूर्वी मैदान की। तो पूर्वी मैदान की जो दक्षिणी पूर्वी सीमा है वो विंध्यन पठार है। यह प्रदेश राज्य के लगभग 23.5% भाग पर 23.3% भाग पर विस्तृत है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम से पूर्व की 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। मध्य गोडवाड़ बेसिन इस प्रदेश का अभिन्न अंग है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोडवाड़ बेसिन जो है ये पूर्वी मैदान में नहीं है, ये लूनी बेसिन है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेश और प्राकृतिक भूदृश्य में से असम्मिलित कौन सा है इनमें से? तो पांचवें का अपन को देखना है कि इनमें से असम्मिलित कौन सा है। हाड़ौती प्रदेश में डाबी का पठार है, बिल्कुल डाबी का पठार बूंदी में है। बाणगंगा बनास बेसिन वागड़ प्रदेश है। मध्य अरावली में परवैरिया दरा है, बिल्कुल। और घग्गर जो है ये नाली कहते हैं घग्गर के मैदान को। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। पार्वती नदी, घग्गर, बनास और लूणी। तो आप सभी को पता है कि जो लूणी नदी है ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से। और जो है बनास नदी है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला है घग्गर, पार्वती नदी है सीहोर से और घग्गर है शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। राजस्थान के कुल नदी जल ग्रहण क्षेत्र में बनास नदी का अंश है, इनमें से बनास नदी का अंश कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 27.48%। अगला है कूल, रेतरी, अहेली, ये किसकी सहायक नदियां हैं? कूल, रेतरी और अहेली ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो 8वें का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? काली सिंध का है, पार्वती, साबरमती और ब्राह्मणी। तो ये राइट आंसर रहेगा पार्वती। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, चंबल नदी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है, किसके बारे में? चंबल नदी के संदर्भ में। तो 9वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? राजस्थान में यह नदी 135 किलोमीटर मार्ग तय करती है, तो बिल्कुल। 84 गढ़ से कोटा के मध्य यह नदी संकीर्ण घाटी के रूप में प्रवाहित होती है, राइट है। यह नदी कुरायहट नामक स्थान से राजस्थान प्रवेश करती है, ये गलत है। ठीक है ना, तो ये वाला क्या है? गलत है। यह नदी कोटा बूंदी जिले सीमा बनाती है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है निम्नलिखित नदी समापन स्थल पर विचार कीजिए। साबरमती, पश्चिम बनास और माही, इनमें से कौन सा राइट सुमेलित है? साबरमती खंबात की खाड़ी में, पश्चिम बनास कच्छ के रण में और माही खंबात की खाड़ी में। तो ये तीनों इन्होंने सही माने हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना है। अगला है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तम श्रेणी का नमक तैयार करता है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है? कितनी मात्रा होती है इनकी? 98% होती है। ठीक है, तो 11वें का जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 4, पचपदरा झील। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके सामने,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह झील पिछोला के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इस झील के मध्य नेहरू उद्यान है। ये किस झील की बात कर रहे हैं? उदय सागर की, स्वरूप सागर की, फतेह सागर की या दूध तलाई की? तो 12वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 फतेह सागर। ठीक है ना, तो ये उदयपुर में है। अगला है निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है। तो खारे पानी की कौन सी झील नहीं है? कायलाना, कावोद, रेवासा और कुचामन। 13वें का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 कायलाना, ये जोधपुर में है, मीठे पानी की है। रेवासा सीकर में है, कावोद और कुचामन। ठीक है। अगला है निम्नलिखित बांध और झील अवस्थित में से असुमेलित कौन सा है? इनमें से कौन सा गलत तरीके से मैच है? आपको इनमें चारों नहीं दिख रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि चारों कहाँ पे है, लेकिन एक ऑप्शन आपको 100% पता होगा कि जो अनूप सागर है ये जैसलमेर में नहीं है, जैसलमेर में है गढ़ीसर। ठीक है ना, तो ये अनूप सागर बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला असुमेलित है। बाकी तीनों अपने आप से राइट हो जाएंगे। मोती सागर टोंक, नारायण सागर अजमेर और आनंद सागर बांसवाड़ा। अगला है निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? एक सेकेंड, हाँ, अब है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है? जवाहर सागर बांध बोरवास गांव के निकट कोटा में स्थित है। कोटा बैराज चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में निर्मित है और घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी पर है। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोटा बैराज चंबल नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। कथन ए है संपूर्ण राजस्थान उष्ण कटिबंध में स्थित है और कारण है इसका कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जो एक कारण दिया होता है पहले इसको पढ़ो, ठीक है, इसके बाद क्यों की बोल के ये वाला कथन पढ़ो। जैसे मैं बोल के दिखाता हूँ, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, सॉरी, इसीलिए संपूर्ण राजस्थान उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो क्या ये दोनों बातें सही है? सबसे पहले चेक करनी, तो बिल्कुल ये दोनों बातें सही है और आर ए की व्याख्या भी सही से करता है। ठीक है ना, इसने तो इतना नहीं लिखा है पर इसका आंसर ऐसे करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में चलने वाली पश्चिमोत्तर हवाओं की अवधि है। तो राजस्थान में चलने वाली पश्चिमोत्तर हवा की अवधि क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है इसमें से? तो 17वें का यहाँ पे राइट आंसर इन्होंने माना क्या है? मध्य जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से मध्य जून और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि राजस्थान में पश्चिम से हवाएं कब चलती है? जब गर्मी ज़्यादा होती है। और गर्मी कब होती है? ये मार्च से मध्य जून, मई जून, ये जो महीने होते हैं ना बहुत गर्म होते हैं, यहाँ से हवा ज़्यादा आती है। तो पश्चिमोत्तर हवाओं की अवधि कौन सी है? मार्च से मध्य जून। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रदेश में शीतकाल में चक्रवातीय वर्षा होती है और उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर इस प्रदेश की मुख्य विशेषता है। मतलब दैनिक तापांतर भी उच्च होता है और वार्षिक तापांतर भी उच्च होता है। तो ये कैटेगरी किस जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं? तो 18वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 शुष्क जलवायु प्रदेश की। आपको ये बात तो पक्का पता होगा कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक किसका होता है और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक किसका है। आपको यदि ये बात पता है अपने पश्चिमी राजस्थान में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन से जिले की बात है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस जिला युग्म से 30 डिग्री सेंटीमीटर समवर्षा रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, इनमें से किस में से 30 डिग्री सेंटीमीटर नहीं गुजरती है? तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 सीकर और झुंझुनू से। ठीक है, तो सीकर और झुंझुनू से 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा नहीं गुजरती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोपेन के AW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? इनमें से AW में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा। इन्होंने जो इसका राइट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 4 कोटा। ठीक है, 20वें का राइट आंसर इन्होंने जो माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 4। अब गलत है या सही वो आप देख लेना, ये जो कलाम ने माने हैं मैं वही बता रहा हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हार्टिकल्चर, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो 21वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? झालावाड़, बीकानेर, बारा और कोटा। तो एरिड कहाँ पे आपको पता है? ये है बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में है। अगला है राजस्थान क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर निम्न में से राज्य में अग्रणी सरसों उत्पादक जिले कौन से हैं? अग्रणी सरसों उत्पादक जिले कौन से? तो 22वें का क्या आंसर सही रहेगा? 22वें का जो इन्होंने आंसर माना है टोंक, अलवर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जयपुर, दौसा और जयपुर, अलवर, सीकर। इन्होंने जो माना है वो माना है टोंक, अलवर और श्री गंगानगर। ठीक है, अगला जो है आपके सामने, निम्न में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में ब्यावर, अजमेर और जयपुर तथा दौसा आते हैं? इनमें किस में आते हैं? तो 23 का राइट आंसर इन्होंने माना है 3A, 3B, 2A, 4A। इन्होंने जो माना है 3A इसका राइट आंसर माना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान में कपास उत्पादन व क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है?
कपास से संबंधित इनमें से असत्य कथन कौन सा है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में इसकी नरमा किस्म अधिक है। बिल्कुल। सामान्यतः यह पत्ता से 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर उत्पादित होता है। इसकी उत्पादन हेतु 90 दिन पाला रहित होना चाहिए और गंगा, सुनहरी, सोनालिका इसकी प्रमुख किस्में हैं। तो 24 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, गंगा, सुनहरी और सोनालिका शायद गेहूं के है, आपको पता करना चाहिए। तो ये इसका गलत आंसर रहने वाला है, तो चौथा इसका गलत है, आंसर 4 राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार राज्य के कौन से स्थान पर एग्रो फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? एग्रो फूड पार्क अब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, सांचौर, जालोर में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान वनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है 26 में? रक्षित वनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है, ये बिल्कुल गलत है। पूर्णतः सरकारी नियंत्रण नहीं होता, सरकार के अनुमति से मतलब लकड़ी काट सकते हैं। आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, बिल्कुल। अवर्गीकृत वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.6% भाग पर है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रह जाएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से जिले में शीशम के वृक्ष पर्याप्त है? किसके वृक्ष? शीशम के वृक्ष। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर क्या रहने वाला है? 27 का रहेगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीगंगानगर में। शीशम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो श्रीगंगानगर में है। राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस जिले में है? तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर। ठीक है। अगला है आपके सामने, राजस्थान के कितने जिले 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कम क्षेत्रफल पर वन रखते हैं? कितने जिले हैं ऐसे? तो 29 का यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा? 29 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है क्या? केवल 1 जिला, 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 जिला। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वन नीति 2023 के लक्ष्य में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो 30वें का क्या होगा ऑप्शन देखिए। सामुदायिक वन प्रबंधन, ठीक है। वन जीव संरक्षण, बिल्कुल ठीक है। वन क्षेत्र में वृद्धि भी ठीक है, लेकिन ये वन पर्यावरण अवकर्षण नहीं करना है। ठीक है। अवकर्षण मतलब नुकसान, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कभी भी नहीं किया जाता है। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में मैंगनीज का व्यापारिक खनन होता है? मैंगनीज का व्यापारिक खनन किस क्षेत्र में होता है, किस जिले में होता है? तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर जो यहाँ पे इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 4, केवल बांसवाड़ा में। अगला है एम सैंड नीति 2024 के तहत वर्ष 2028-29 तक कितनी मात्रा में एम सैंड का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है? तो कितनी मात्रा में एम सैंड नीति मतलब कितना मात्रा में एम सैंड उत्पादन का लक्ष्य है? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा देखिए। 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष, 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष, 30 मिलियन टन प्रतिवर्ष और 40। तो इसका राइट आंसर 30 मिलियन टन प्रतिवर्ष। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, अर्जुनसर, हरनेसर, सीतापुर, लखासर, जयपुर, ये सब किस खनन क्षेत्र से संबंधित है? तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? पोटास, पाइराइट, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर 1 पोटास इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से राजस्थान से 100% उत्पादित होने वाला खनिज कौन सा है? जो राजस्थान से 100% राजस्थान में उसका एकाधिकार है, सेलेनाइट, वोल्फ्रेमाइट, फेल्सपार और अब्रक। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, सेलेनाइट। और सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, ये सारे राजस्थान में एकाधिकार है। अगला है राजस्थान में निम्न में से कौन सा लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा लौह अयस्क से संबंधित नहीं है? लोहारपुरा, मोहनपुरा, काली पहाड़ी, ताउंद, पादरला, नाना करब, थूर, हुंडेर, नाथरा की पाल। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, पादरला और नाना करब। अगला है राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये कहाँ पे स्थित है? सीकर एवं जोधपुर में, पाली एवं सूरतगढ़ में, जोधपुर एवं जयपुर में, डीडवाना एवं ब्यावर में। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर एवं जयपुर में। ठीक है। अगला है राजस्थान में पीली, भूरी, रेतीली मृदा, कौन सी मृदा? पीली, भूरी और रेतीली मृदा का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? नागौर, डीडवाना, कुचामन, भोपाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, फलोदी, जोधपुर और जालोर। तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, नागौर, डीडवाना, कुचामन और पाली। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मृदा मुख्यतः दक्षिणी उदयपुर और डूंगरपुर में मिलती है। इस मृदा में सामान्यतः मक्का, चावल और गन्ना उत्पादित होते हैं। किस मृदा की बात की जा रही है? तो 38 का जो ऑप्शन है आपके सामने देखिए, मध्यम प्रकार की काली मृदा, लाल लोमी मृदा, जलोढ़ व कछारी मृदा और लाल पीली मृदा। तो 38 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, लाल लोमी मृदा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा के विस्तार क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो 39 का यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा सीकर झुंझुनू, जयपुर अलवर, ब्यावर ब्यावर अजमेर, जैसलमेर बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मृदा संसाधन के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? एरिड्यूसोल काली तथा चरणोजम प्रकार की मृदा है। एंटीसोल राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। राज्य के उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में अल्फीसोल है। राज्य के हाड़ूती क्षेत्र में इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा है। तो इनमें से 40 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 ये सत्य कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कूर्जा पक्षियों के लिए प्रवास के कारण पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है? तो 41 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 41 का सांबर, खीचन, गुड्डा बिश्नोई और चांदन। इसका राइट आंसर है खीचन। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कंजर्वेशन रिजर्व अवस्थित में असुमेलित युग्म है। इनमें से असुमेलित कौन सा है? तो 42 में जो है आसोप भीलवाड़ा में है, अमरक महादेव अजमेर में है, हमीरगढ़ बारा में नहीं है, रोटू नागौर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43, अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर स्थित वन्यजीव संरक्षण स्थल कौन सा है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वत के संगम पर स्थित कौन सा है? तो 43 में बंद बारेठा अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, शेरगढ़ अभ्यारण्य और बस्सी अभ्यारण्य। तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 4 बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित वन्यजीव संरक्षण स्थल और मुख्य जीव में असुमेलित कौन सा है? इनमें से असुमेलित आपको बताना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए है, केरलादेव राष्ट्रीय उद्यान सफेद सारस के लिए है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य लंगूर व सेही के लिए है, बंद बारेठा अभ्यारण्य चौसिंगा के लिए है। तो 44 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 ये असुमेलित है। ठीक है। तो आप बताइए चौसिंगा के लिए फेमस कौन सा है वन्यजीव संरक्षण स्थल? अगला है क्वेश्चन नंबर 45, अवनी लेखरा के संबंध में असत्य कथन है। किसके बारे में? अवनी लेखरा के संबंध में। इनका संबंध पैरा शूटिंग खेल से है। इनका पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। वर्ष 2021 में अवनी लेखरा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण तथा 1 कांस्य पदक जीता है। इनमें से असत्य कौन सा है? तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2021 में अवनी लेखरा को अर्जुन अवार्ड नहीं दिया गया था। ठीक है। अगला है राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित लिम्बाराम का किस खेल से संबंधित है? तो 46 जो है निशानेबाजी, वूसू, बैडमिंटन और तीरंदाजी। तो लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। अगला है 47, कर्नाटक में आयोजित 77वीं राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? पवन कुमावत, युग चेलानी, मोनिका जाट, सूरजभान मीना। तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 युग चेलानी। अगला है 48, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इनमें से असुमेलित कौन सा है? महेश कुमार रंगा, हमीदा मानो, सलीम दुर्रानी और महासिंह राव। इनके गेम सामने दिए हुए हैं। तो 48 का जो यहाँ पे राइट आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 3, मतलब सलीम दुर्रानी निशानेबाजी से नहीं है। ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे राइट हैं। ठीक है। अगला जो है राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों को कालक्रमानुमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। इनमें से कौन पहले था कौन बाद में है? तो 49 का क्या होगा आंसर? इन्होंने क्या माना है? बी भगत सिंह मेहता 1 नंबर पे, सी मोहन मुखर्जी 2 नंबर पे, डी बी गुप्ता 3 नंबर पे और उषा शर्मा 4 नंबर पे। तो होगा BCAD। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, कोलायत, कतरियासर और मुकाम तालवा नामक प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? चूरू, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। ये है बीकानेर में। अगला है सुंदा माता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सुंदा माता के संदर्भ में यह मंदिर बालोतरा में है। तो आप सभी को पता है सुंदा माता मंदिर बालोतरा में नहीं जालोर में है। यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था। ये राइट है 2008 में। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ओनली बी है। ए गलत है, बी सही है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ऋषभदेव मंदिर धुलेव में है, सांवलिया जी मंदिर मंडपिया में है, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में है और गौतमेश्वर महादेव गलियाकोट में है। तो 52 का यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो गौतमेश्वर महादेव गलियाकोट में नहीं है। ठीक है।
अगला है कोल्वी की बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो जो कोल्वी की बौद्ध गुफाएं हैं 53 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़ में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? तो 54 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, मतलब अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। अगला है बाबा शक्कर पीर की दरगाह। बाबा शक्कर पीर की दरगाह कहाँ है? गागरोन, नरहड़, गलियाकोट और नागौर। तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 नरहड़ के बाबा शक्कर पीर। 56 है, तिजारा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस तीर्थ अंकर को समर्पित है? आदिनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु। तो 56 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी चंद्र प्रभु। अगला है 57 मतलब 57, गलता जी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह धार्मिक स्थल अलवर में स्थित है। यहाँ पर दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर है। संत कृष्णदास पयहारी ने यहाँ रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थापित की। इसे उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है। इनमें असत्य कौन सा है? तो 57 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यह अलवर में नहीं जयपुर में है। अगला है 58, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि अनुसंधान सब स्टेशन स्थित नहीं है? ठीक है, कहाँ पे कृषि अनुसंधान सब स्टेशन स्थित नहीं है? तो 58 का क्या होगा? समुद्री पाली, वल्लभनगर उदयपुर, कोडम देसर बीकानेर, तबीजी अजमेर। तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे इन्होंने जो माना है ऑप्शन नंबर 3 कोडम देसर बीकानेर में नहीं है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए। अगला है 59, 2021 में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या किया गया? तो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर महर्षि आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, SMS आयुष अनुसंधान परिषद, MS क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, आयुर्वेदिक हेल्थ रिसर्च सेंटर, इनमें से क्या राइट आंसर होगा? तो 59 का इन्होंने जो राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3 MS क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर 1 अक्टूबर 1959 को मरुस्थलीय वनारोपण एवं मृदा संरक्षण कार्य केंद्र का नाम बदलकर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किया गया? तो 60 का आंसर क्या होगा? डॉक्टर CS क्रिश्चियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर GW कार्वेर, डॉक्टर फ्रिट्ज हार्बेर। तो 60 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर CS क्रिश्चियन, इसके कहने पे नाम बदला था। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा बीकानेर में नहीं है? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान और भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र। तो 61 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पे आप मुझे बताओ। ठीक है, अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन 2, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, भुज गुजरात, जोधपुर राजस्थान और जयपुर राजस्थान। तो 62 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर राजस्थान। ठीक है, अगला है बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया? 1948, 1958, 2008 और 1998। तो 63 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 1948। अगला है 64, राजस्थान के राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? एजाडिरेक्टा इंडिका, टेकोमेला अंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, अकासिया नाइलोटिका। तो 64 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी टेकोमेला अंडुलेटा, जिसको रोहिडा बोलते हैं। गोडाउन पक्षी के संरक्षण के लिए पहली महिला वन रक्षक के रूप में कौन कार्यरत रही है? तो 65 का आंसर क्या होगा? कमला देवी, सुमित्रा जाट, सुखपाली, दापू बिश्नोई। तो 65 नंबर का राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 3 सुखपाली। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर की दंड नायक की भूमिका में नहीं आता है? ठीक है, मतलब दंड नायक की भूमिका में कौन सा नहीं आता है जिला कलेक्टर के लिए? जिला पुलिस तंत्र पर नियंत्रण करना, विदेशियों के पारपत्र की जांच करना, जाति निवास तथा अन्य प्रमाण पत्र जारी करना, लोकसभा सदस्यों के चुनाव संपन्न करवाना। तो 66 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 4, ये जो चुनाव करवाना है इसमें निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? तो 67 का क्या होगा? अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224 और अनुच्छेद 225। तो 67 का इन्होंने जो राइट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 223। अगला है 68, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवर लाल को निर्हरित किया गया है, किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे? तो 68 में क्या होगा? 84, बागीदोरा, अंता और देवली। 68 नंबर का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 अंता। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164(3), अनुच्छेद 165। तो 69 का राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 163। अगला है 70, निम्न में से राजस्थान के कौन से राज्यपाल चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं? रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा, एम चेन्ना रेड्डी, जोगेंद्र सिंह। तो 70 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, ओपी मेहरा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी मामले कितने दिन पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं? तो राज्यपाल के विरुद्ध यदि कार्यवाही करनी है दीवानी मामलों में तो कितने दिन पूर्व सूचना देनी है? 71 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 2 माह पहले। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का प्रावधान है? तो 72 में इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 243A, 243B, 243C और 243D। तो राइट आंसर है 243A। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित उद्योग अवस्थिति में सम्मिलित युग्मक असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें 73 में असम्मिलित कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में है, लाफार्ज सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही में है, दी महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर में है और सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी खेरतल तिजारा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर है। DMIC के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सा नोड निवेश क्षेत्र में विकसित किया गया? प्रथम चरण में कौन सा विकसित किया? खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना नोड, जयपुर दौसा नोड, जोधपुर पाली मारवाड़ नोड और राजसमंद भीलवाड़ा नोड। तो 74 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, खुसखेड़ा भिवाड़ी और नीमराना नोड। ठीक है। राजस्थान में अशोक लीलैंड खालिस्तान में और खालिस्तान ग्रुप के स्वामित्व में स्थापित कारखाना है। तो 75 का राइट आंसर रहने वाला है 75 में होगा ऑप्शन नंबर बी, अलवर में है और हिंदुजा ग्रुप के द्वारा ये चलाया जाता है। अगला है 76, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये कहाँ पे है, कौन कौन से स्थान? तो 76 में क्या होगा? माल की चूस कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है। उमरिया कहाँ है? झालावाड़ में है, नाडोल पाली में है और धर्मपुरा बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? ठीक है। तो अभी साइकोलॉजी शुरू हो चुकी है, आप बने रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेजर टेस्ट 1 में। अधिगम के बारे में कौन सा सही है? परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम एक उत्पाद है, ना कि प्रक्रिया। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। तो 77 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। ठीक है। अगला है 78, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने से उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसे बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। इसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो 78 में क्या होगा इसका राइट आंसर? द्वितीयक, आंतरिक, बाह्य और अर्जित। इतना जुनून उसमें खुद में था, ठीक है ना, इसलिए ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगला है 79, यह अर्जित अभिप्रेरणा जिसमें प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को एक ढंग से करता है कि उससे अधिक सफलता मिल सके। ठीक है, अधिक से अधिक उसको सफलता मिल सके, वो क्या कहलाती है? अनुमोदन अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा, संबंधन अभिप्रेरणा और उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो 79 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन, कार्य विशेष में संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? आदत, आत्मा प्रत्यय, रुचि और अभिवृत्ति। तो 80 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, रुचि। यदि हमें रुचि है तो हम उस काम में, रुचि ही हमें वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष में बनाए रखती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगती है? तो 81 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता ये नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? दंड बनाम आज्ञाकारिता उन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था संरक्षण उन्मुखता, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो 82 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक है। अगला जो है
क्वेश्चन नंबर 83, एक सेकंड, ये लो क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? किसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? 83 में विद्यार्थी की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में और पाठ्यचर्या के निर्माण में, इन सभी में जो है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है। तो ये चारों इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? बताइए। शिक्षक, अधिगम, प्रक्रिया और अधिगमकर्ता। तो बताओ वृद्धि और विकास होता किस में है? ये होता है अधिगमकर्ता में, ठीक है। अगला है गाथरी का अधिगम सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 85 का क्या राइट आंसर होगा? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कंटिग्यूटी थ्योरी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। देखो आप सभी को पता है सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको देखना भूले नहीं, आप इस पेपर को पूरा देखें, ठीक है ना, क्योंकि कौन सा सवाल कब छप जाए। एक मछुआरा तालाब में कांटा डालता है, कभी 10 मिनट में मछली मिल जाती है तो कभी 30 मिनट में। यह किस प्रकार का पुनर्बलन है? निश्चित अनुपात, परिवर्त्य अंतराल, निश्चित अंतराल, परिवर्त्य अनुपात। 86 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, परिवर्त्य अंतराल। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। गणित के अध्यापक ने बच्चों को प्रश्न का उत्तर देते समय विस्तार पूर्वक बोर्डमास का नियम समझाया और उसे प्रश्न हल करने के लिए कहा, ठीक है ना। यह किस नियम का उदाहरण है? आंशिक क्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। तो 87 का राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, आंशिक अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। अगला है दांतों का निर्माण होता है। दांतों का निर्माण कब होता है? शिशुआवस्था में, गर्भावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। 88 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, गर्भावस्था में। अगला है 89। विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, पूर्व अनुमेयता का सिद्धांत। 89 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, तत्परता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग की विशेषता नहीं है? ठीक है, संवेग तात्कालिक और क्षणिक होते हैं, संवेग शारीरिक परिवर्तनों से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, संवेग अनुभव और व्यवहार दोनों को प्रभावित करते हैं, संवेग हमेशा तर्क संगत स्थिर रहते हैं। तो 90 का जो राइट आंसर है यहाँ पे कौन सा गलत माना है इन्होंने? ऑप्शन नंबर 4 को गलत है, क्योंकि आप खुद देखिए संवेग मतलब जैसे आपको रोना आ रहा है, आप पूरी जिंदगी थोड़ी रोते जा रहे हो, 5-10 मिनट के लिए रोए फिर आगे बढ़े, तो ये जो है संवेग स्थिर नहीं होते हैं। अगला है 91। पावलोव के प्रयोग में घंटी को बार बार भोजन से जोड़ना पर कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ पर लार टपकाने लगा, क्योंकि भोजन यूएस और घंटी सीएस के बार बार संयोग से यूसीआर और सीआर बन गई, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा सही है? 91 में क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही, तो पहला इसका सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है, ठीक है। 92 में क्या होगा? निम्न में से कौन सी रचना और युग्म सही सुमेलित नहीं है? रचना और लेखक। तो 92 में क्या होगा? किरतार बावनी दुर्सा आढ़ा, वीरमायन बादर डाडी, नाग दमन सायाजी झूला, गोगा जीरा रसावला, जसदान बिठू नहीं होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन हाड़ौती अंचल के प्रसिद्ध गीतकार के रूप में विख्यात हुई? गजानन वर्मा, कल्याण सिंह राजावत, रघुराज सिंह हाड़ा, शंकरदन सामोर। तो 93 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, रघुराज सिंह हाड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से ख्यात साहित्य का स्वरूप है? काव्यात्मक, गद्यात्मक, भक्ति प्रदान और नीति प्रदान। तो 94 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, गद्यात्मक ऐतिहासिक विवरण। अगला है 95। निम्न में से मेवाती की उपबोली है। मेवाती की उपबोली कौन सी है? तो 95 का राइट आंसर यहाँ जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अहिरवाटी, ठीक है। बाकी राजावाटी, तोरावाटी, सोंदवाड़ी ये जो है ढूंढाड़ी की उपबोली है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। 2 से 7 जुलाई 2025 तक चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 75 किलोग्राम में रजत पदक जीता था? जानवी मेहरा, नितिका बंसल, अश्विनी बिश्नोई और महक शर्मा। तो 96 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, महक शर्मा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का घटक नहीं है? ठीक है ना, कौन सा इसमें घटक नहीं है? तो 97 में विद्यालय, शैक्षणिक परिणाम, अनुशासन और विद्यार्थी। तो 97 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अनुशासन।
राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो पूनम चंद गोदारा, देवीलाल महिचा, विनोद स्वामी, भोगीलाल पाटीदार। तो 98 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, पूनम चंद गोदारा। अगला है 99, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो 99 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगला है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आयुष ऐप, औषधि ऐप, राज उपचार ऐप, राज आरोग्य ऐप। तो 100वें का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, राज उपचार ऐप। अगला है, जुलाई 2025 में राजस्थान खालिस्तान मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ देश में खालिस्तान स्तर पर रहा। तो राजस्थान पता है प्रथम स्थान पर है, वो भी 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ। 101 का राइट आंसर क्या माना है इन्होंने? ऑप्शन नंबर 4। अगला है जो 102, 10 जुलाई को देश की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने व कुशल साइबर सुरक्षा कार्यबल का निर्माण हेतु किन 2 संस्थानों के मध्य एमओयू किया गया? 102 का राइट आंसर क्या होगा? IISc बेंगलुरु व MNIT जयपुर, बिट्स पिलानी व भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। अगला है IIT जोधपुर व CSIR सीरी। अगला है राजस्थान विश्वविद्यालय व IIT दिल्ली। तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिट्स पिलानी और भारतीय सर्टिन। ठीक है। अगला है, धरती आबा जनजाति ग्राम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो 103 में क्या होगा? देखो कथन पढ़ो सबसे पहले। तो इस अभियान की राज्य स्तर पर शुरुआत प्रतापगढ़ जिले से पीपलखुट ब्लॉक से की गई। यह अभियान 27 जिलों में 6019 ग्रामों में चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनजाति परिवार तक सरकारी योजना पहुंचाना। ये सही है, ऑप्शन सी केवल सही है। ठीक है। अगला है 104, 11 अप्रैल को राजस्थान ने सरकार ने 25 योजनाओं या कार्यक्रमों को फ्लैगशिप घोषित किया। इसमें निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? स्वामित्व योजना पंचायती राज विभाग, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग, अमृत योजना ग्रामीण विकास विभाग और अटल ज्ञान केंद्र पंचायती राज विभाग। 104 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अमृत योजना ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित नहीं है। अगला है 105, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू किसके साथ किया है? 105 में होगा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के साथ, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ, राष्ट्रीय सहकारी व्यापार लिमिटेड के साथ और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ। 105 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से असत्य कौन सा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या और उपरोक्त सभी। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है? ठीक है। तो 107 में क्या होगा राइट आंसर? तो 107 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 3/11। अगला है 4 संख्याओं 5:6:8:9 का अनुपात है। यदि उनके महत्तम समापवर्तक 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? 108 का जो यहाँ पर राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 4, 54। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2.25% की वृद्धि, 56.25% की वृद्धि, 6.25% की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो 109 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, 56.25% की वृद्धि। ठीक है। अगला जो सवाल है 110, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो 110 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर 4, 20% लाभ। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, 1024 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 111 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, 10। अगला है 1/3 + 2/3 + 4/3 × 5/3 - 6/3 का 7/3। ये आपको सोल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 112 का यहाँ पे राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 3, ये इन्होंने आंसर माना है, जबकि इसमें आपत्ति लगेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन से भिन्नों का अवरोही क्रम है? तो 113 का राइट आंसर क्या होगा? 3/8, 2/5, 4/5, या इसमें राइट आंसर जो 113 का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है 114,
2/3, 4/5 तो 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो 114 का राइट आंसर इन्होंने जो माना है वो है ऑप्शन नंबर 2, 2/105। अगला है प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है, ऐसा किसने कहा था? 115 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, किलपैट्रिक ने कहा था। अगला है 116, प्रायोजना कार्य के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? ठीक है, गलत कथन है यह गेस्टाल्ट पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक छात्र ज्ञान को खंडों में ना प्राप्त करके एक संपूर्ण रूप से प्राप्त करता है। यह गतिविधि आधारित न होकर केवल अवलोकन उन्मुख है। इसमें छात्र की गतिविधियों पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें जिस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाता है वह जीवन उपयोगी वास्तविक होता है। इनमें से कौन कौन से गलत है? तो इनमें से गलत कौन से है? तो 116 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, ए व सी गलत है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 117, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। ऐसी परिभाषा किसने दी है? वेस्टले ने, जेम्स हेमिंग ने, फॉरेस्टर ने और माइकेलिस ने। 117 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, जेम्स हेमिंग ने कहा था। ठीक है, अगला है 118, सामाजिक अध्ययन एवं इसके बीच संबंधों का अध्ययन है। मानव एवं मानव के बीच, मानव एवं संस्था के बीच, मानव एवं पर्यावरण के बीच। किसके बीच है? 118 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी, तीनों के बीच। 119 है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 119, ही इज कंसिडर्ड टू बी शेक्सपियर ऑफ ओवर एज। तो इसमें क्या होगा? 119 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द आएगा। ठीक है, अगला है 120, आई खालिस्तान गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। तो गो की कौन सी फॉर्म यहाँ पे लगेगी? तो 120 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, आई एम गोइंग। ठीक है, आई विश आई खालिस्तान ए बर्ड। तो 121 में राइट आंसर क्या होगा? 121 में होगा ऑप्शन नंबर 3, आई विश आई वर ए बर्ड। ठीक है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, दे मेड हिम द कैप्टन। तो 122 का राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? 122 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ही वॉज मेड द कैप्टन बाई देम। अगला है 123, दे हैड टू खालिस्तान ए न्यू प्लान एट द लास्ट मोमेंट। तो कम अक्रॉस, कम ऑन, कम अप विद, कम अराउंड। तो 123 का राइट आंसर यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कम अप विद। दे हैड टू कम अप विद ए न्यू प्लान। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 124, द फायरमैन मैनेज टू द फायर आफ्टर 2 hours, पुट इन, पुट ऑन, पुट आउट, पुट ऑफ। तो 124 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पुट आउट। अगला है व्हाट डज द फ्रेज ए वाइल्ड गूज चेज मीन। इसका मतलब क्या होता है? तो 125 का है ए वाइल्ड गूज चेज का जो मतलब होता है राइट आंसर होगा 125 का ऑप्शन नंबर 3, ए फुली ए फर्टाइल एफर्ट। ठीक है, अगला है टू स्मेल ए रेट मीन्स, टू स्मेल ए रेट इसका मतलब क्या होता है? 126 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट आइटम टेस्ट, क्लोज टेस्ट, डिक्टेशन, ट्रांसलेशन, स्पेलिंग। 127 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, स्पेलिंग। अगला है 128। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड, स्टूडेंट नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन एज वेल एज आंसर देम। अगला है स्टूडेंट आर एनकरेज टू स्पीक इन टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, स्टूडेंट यूज द लैंग्वेज एंड डोंट demonstrate their knowledge about the literature of the language, student native language is used to give instruction। तो 128 का राइट आंसर यहाँ पे इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 129, द मेन फोकस ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड इज इन टीचिंग इंग्लिश इज। क्या है? डॉक्टर वेस्ट मेथड में मेन फोकस किस पे रहता है? ग्रामर ट्रांसलेशन पे, ओरल कम्युनिकेशन पे, रीडिंग कम्प्रहेंशन पे, लिटरेसी एनालिसिस पे। 129 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, रीडिंग कम्प्रहेंशन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट सूटेड टू कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, CLT। तो CLT के लिए कौन सा सही यहाँ पे रहने वाला है? ठीक है ना, स्टूडेंट डोंट इंटरेक्ट ए ग्रेट डील विद वन अनदर, एरर्स आर टॉलरेटेड, द फोकस इज नॉट ऑन द रियल लैंग्वेज यूज, इट्स टीचर सेंटर्ड। तो 130 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2,
एरर्स आर टॉलरेटेड एट द इनिशियल स्टेज। अगला है विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू बी डिफिकल्ट इन लर्निंग इंग्लिश वोकेबलरी फॉर इंडियन लर्नर्स। ठीक है ना, इंडियन लर्नर्स को क्या डिफिकल्टी होती है। 131 का राइट आंसर क्या होगा देखो, लेक्सिकल सिमिलरिटी विथ हिंदी, पॉलीसेमियन होमोनिज्म, लिमिटेड एक्सपोजर टू स्पीक इंग्लिश, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ये इसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है इंग्लिश सीखने में। समेटिव असेसमेंट इन CCE refers to evaluation at the end of a learning cycle, continuous observation of student, peer evaluation only, सेल्फ असेसमेंट बाय द लर्नर। 132 का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। समेटिव असेसमेंट मतलब जो होता है हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होते हैं वो समेटिव असेसमेंट होता है। किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। कमर कसना, कच्चा चिट्ठा खोलना, किला फतेह करना, खाक छानना। 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किला फतेह करना। अगला है 134, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, लाल मणि, सिर दर्द, वन मानुस, काव्य निपुण। तो 134 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, लाल मणि। अगला है किस विकल्प में शुद्ध शब्द नहीं है। दुर्वस्था, यथेष्ट, फिटकीरी, आप्लावित। 135 का राइट आंसर यहाँ पे जो रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 2, दुर्वस्था। 135 का इन्होंने जो माना है ऑप्शन नंबर 2, यथेष्ट। ठीक है, यथेष्ट तय होगा। किस विकल्प में सही संधि है। जगत प्लस शांति, जगत शांति, अति प्लस उष्ण, अतिउष्ण, सागर प्लस उर्मी, सागरोर्मी, ऊर्ध्व प्लस अधर, ऊर्ध्वाधर। तो 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4, ऊर्ध्व प्लस अधर, ऊर्ध्वाधर, ये सही है। अगला है निम्नलिखित इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अरावली, पीतल, मिनट और संसद। 137 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, संसद। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण क्या होगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अक्षय खेत में काम करता होगा, सरिता ने पाठ पढ़ा होगा, आज वर्षा हो सकती है। तो 138 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, अक्षय खेत में काम करता होगा। अगला है 139, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, वह अपने आप चला जाएगा, आप कल मेरे घर अवश्य पधारिए, आप भला तो जग भला। 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है 140, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है। दया, अच्छा, प्राथमिक और प्रसन्न। 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दया। अगला है 141, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से किस विकल्प में शिक्षण सहायक सामग्री को उनके प्रभावशीलता के घटते क्रम में सही दर्शाया गया है। इनमें से किस में घटते क्रम में सही दर्शाया गया है। वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, अभिनयात्मक भागीदारी, नियोजित कृत्रिम अनुभव। चलचित्र भ्रमण प्रदर्शन, प्रदर्शित सामग्री, चलचित्र दृश्यात्मक प्रतीक, रेडियो शाब्दिक प्रतीक। 141 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, प्रदर्शित सामग्री, चलचित्र और दृश्यात्मक सामग्री। अगला 142, फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है किसमें होता है। लेखन कार्यों में, श्रवण हेतु, चित्र प्रदर्शन हेतु, फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु। 142 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, चित्र प्रदर्शन हेतु। अगला है 143, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है किसमें किया जाता है। श्रुत लेखन द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा, अमात्रिक शब्द द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 143 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, फ्लैश कार्ड द्वारा। 144 है, अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि आदि कार्य किस भाषिक दक्षता की प्राप्ति में सहायक है। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लेखन। अगला है 145, मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर द्वारा कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है। 3, 4, 1, 2। 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4। ठीक है, मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं संगत विधि कौन सी है। प्रयोगशाला विधि, अनुकरण विधि, व्याकरण विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो मातृभाषा शिक्षण के लिए 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण विधि। अगला है, बनावटीपन से उच्चारण एवं उच्चारण का व्यवहार बालक के भाषाई पिछड़ेपन के निम्न में से किस कारण में आता है। स्वास्थ्य दोष, दूषित वातावरण, बुद्धिमंदता, दुरभ्यास। 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दुरभ्यास। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा संसर्ग विधि। अगला है 149,
निम्नलिखित में से आगमन विधि का रूप है सूत्र विधि, प्रयोग विधि, सहयोग विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। सही कोड कौन सा है इनमें से? 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बी व सी दोनों सही है। ठीक है, प्रयोग और सहयोग। अगला है भाषा शिक्षण के उपागम कौन से है? तो 150 में क्या होगा? पाठ, संसर्ग, रचना, ये दोनों ही उपागम है। ठीक है, इस प्रकार से आज का जो पेपर मेजर टेस्ट 1 हुआ, कैसा लगा आप हमें जरूर से बताइए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।